अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है ए हमीद की मुकम्मल कमांडो सीरीज़। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मुझे आधी रात के बाद पड़ोसी मुल्क की सरहद पार करना थी। आसमान सुबह से बरालूद था। पंजाब में इस मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। दोपहर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई जो रात 9 बजे तक जारी रही। टेलीविजन की पेशगोई थी कि रात को फिर बारिश होगी। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही ख़राब मौसम था, मगर मेरे पुरस्रार गाइड के नज़दीक सरहद पार करने के लिए यही मौसम मौजूद तरीन था। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं गैर कानूनी तरीके से सरहद क्यों पार कर रहा था। मैं ज़िंदगी की इस ख़तरनाक कहानी को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात खोल कर बता दूँ और किसी बात को छुपाने की कोशिश न करूं। लेकिन एक बात मैं शुरू ही से वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं अपना नाम हरगिज़ नहीं बताऊंगा। जासूसी, फरार, जानलेवा मसाइब और सनसनीखेज़ वाक़यात से लबरेज़ जुर्रत, बहादुरी और अपने वतन पाकिस्तान के लिए जान तक कुर्बान कर देने के जज्बे की इस सच्ची कहानी को मैंने किस्तवार अपने पसंदीदा मुसन्निफ़ ए हमीद को सुनाने का फ़ैसला किया है, जो मेरा नाम राज में रखकर बाकी वाक़यात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। मगर मेरे नाम के बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अपना एक फ़र्जी नाम रख रहा हूँ और ये नाम है आमिर। कौमी जज्बे से सरशार मेरी सनसनीखेज़ कहानी का आगाज़ 1965 की पाक भारत जंग के बाद और सकूते ढाका से कुछ पहले होता है। इस जंग ने मेरे दिल में एक नया वलवला पैदा कर दिया था। हर वक्त यही धुन सवार रहती कि अपने वतन अजीज़ के लिए कोई ऐसा काम करूँ कि दुश्मन को दोबारा हमारी तरफ मैली निगाह से देखने की हिम्मत न हो। मैंने फ़ौज में कमीशन हासिल करने की कोशिश की, मगर बाज नागज़ीर घरेलू वजूह की बना पर फ़ौज में कमीशन ना ले सका। आगे पढ़ाई जारी रखने को जी नहीं चाहता था। कॉलेजों के गैर यकीनी हालात से दिल उकता गया था। मुझे ज़ुबानें सीखने का शुरू ही से शौक़ था। फ़ारसी मैंने अपने एक ख़ास उस्ताद से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत अरबी भी इनसे सीख ली। अंग्रेज़ी के अलावा मैंने कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ का भी भरपूर मुतालिया किया। हिंदी ज़ुबान भी अपने एक बिहारी दोस्त से सीख ली। गीता और कदीम देवों के कुछ अशआर का तर्जमा पढ़ डाला। ये मैं महज अपने शौक़ की खातिर कर रहा था, मगर आगे चलकर इस इल्म ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि कई मकामात पर मेरी जान भी बचाई। मैंने कॉलेज के ज़माने में मुजाहिद फ़ोर्स में शामिल होकर बाकायदा तरबियत हासिल की थी। थोड़ी बहुत कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली थी। दूसरी जंग अज़ीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज़ कारनामे पढ़ पढ़ कर मेरे दिल में उमंग पैदा हो चुकी थी कि मौका मिले तो मैं भी अपने वतन के लिए कोई कारनामा सरंजाम दूंगा। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपने गोरीले मशीक पाकिस्तान भेजकर वहां के हालात को मखदूश बनाना शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भी वो अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नापाक अज़ाइम देख देख कर मेरा दिल कुड़ता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फ़ौज के जांबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार थे, लेकिन मैं भी अपने तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा रुझान फ़ौजी सुराग रसानी की तरफ था। दूसरी आलमी जंग के मशहूर फ़ौजी जासूसों के कारनामे पढ़ पढ़ कर मैं बहुत ताक हो गया था। हर वक्त उसी उधेड़ बुन में रहता कि रज़ाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाकर उसे कारी ज़रब लगाऊं, मगर यह इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि दुश्मन ने अपनी सरहदों के अकब में किस किस मुकाम पर फोर्स जमा कर रखी है। दूसरी मुश्किल भारत की सरहद को पार करने की थी। मेरे वालिद साहिब अपनी जवानी के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान की सियाहत कर चुके थे। उन्होंने पेशावर से लेकर रास कुमारी तक और अडेसा कटक से लेकर मुंबई तक कई बार सफ़र किया था। वो मुझे अपने सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे और इनके इन सफ़रनामों से मुझे भारत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद मैं भी 2-4 मरतबा अमृतसर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सैर कर चुका था। मेरे वालिद साहिब अमृतसर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे। अमृतसर, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। वो मुझे अपने सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते और मैं इन मालूमात को अपने लाशऊर में जमा करता जाता था। 1971 के इब्तदाई अय्याम में जब दुश्मन ने मशीक पाकिस्तान में अपने तख़रीबकारों के ज़रिए इंतशार की मुहिम शुरू की और मगरबी पाकिस्तान की सरहदों पर भी अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा किया, तो मैंने दिल ही दिल में किसी मुहिम पर निकलने के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया था।
मुजाहिद फोर्स में रहने की वजह से मेरी फौजी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ था और एक कैप्टन साहब से दोस्ती भी हो गई थी। मैंने बातों ही बातों में उनसे कुरेद कर ये मालूम किया कि दुश्मन ने पाकिस्तानी सरहद से दूर पठानकोट की छावनी के करीब पहाड़ों में एक ऐसी तोप नस्ब कर रखी है कि जंग की सूरत में इसके इंतहाई तेज़ रफ्तार और 5-5 मन बारूद के हामिल गोले लाहौर शहर में आकर फटेंगे जो बेपनाह तबाही फैला सकते हैं। मैं पहले ही कौमी जज्बे से सरशार था। दुश्मन की नज़ाइम की खबर हुई तो मेरा खून खोल उठा। मैंने इसी लम्हे फैसला कर लिया कि इस तोप को तबाह करके ही दम लूँगा। इस वक्त ये फैसला बड़ा बचगाना लगता था। भला एक गैर फौजी जवान दुश्मन की सरहद पार करके दुश्मन की छावनी में पहुंचकर एक ऐसी जदीद तरीन और भारी भरकम तोप को कैसे तबाह कर सकता है जिसकी हिफाजत के लिए न जाने कैसे कैसे जानलेवा इंतजामात किए गए होंगे। इसके बावजूद मैं फैसला कर चुका था। मेरा ये फैसला मेरी एक तवील और ख़तरनाक तरीन मुहिम का आगाज़ था जिसमें कदम कदम पर मुझे मौत का सामना करना पड़ा। आप बाद में खुद ही सुन लेंगे। मैं अपने ज़राए से जिस कदर भी मालूमात हासिल कर सकता था हासिल की। अमृतसर से पठानकोट तक मैं दोबारा सफ़र कर चुका था। फिर भी मैंने इस सफ़र की तमाम यादाश्तों को अपने जहन में एक बार फिर ताज़ा किया। सबसे बड़ा मसला पाक भारत सरहद अबूर करने और माली ज़रूरियात को पूरा करने का था। मैं इस मसले को हल करने की धुन में लग गया। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्मगलरों के एक गिरोह से हो गई। इन दिनों इस गिरोह के आधे आदमी मर चुके थे और बाकी जेल में सज़ा भुगत रहे थे, लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अगर ये लोग मेरी मदद न करते तो मैं अपने अज़ाइम में कभी कामयाब न होता। अगरचे मेरी मदद करने में सरासर इनके मफादात मुलव्वस थे, ताहम मैं इनके ताउन से सरहद पार कर गया और मेरी कुछ माली इमदाद भी हो गई। मैं स्मगलरों के इस गिरोह के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अब इसकी ज़रूरत भी नहीं रही। स्मगलरों का यह ख़तरनाक गिरोह सरहद पार स्मगलिंग में बेहद सरगर्म था और इनका मशरक़ी पंजाब के सिखों से बाकायदा राब्ता था। इसी गिरोह का एक ख़ास आदमी जो मुसलमान था अमृतसर में मुकीम था, जो स्मगलिंग के नापाक कारोबार की सरहद पार निगरानी करता था। उसका नाम आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका। इसे गिरोह के लोग करुंडिया के नाम से याद करते थे। करुंडिया पंजाब में एक सांप होता है, वो बंजर ज़मीनों में पाया जाता है। इस कदर जहरीला होता है कि आदमी को डसते ही वो परे हट जाता है ताकि आदमी इसके ऊपर न गिरे। इसकी वजह यह है कि इसके डसते ही आदमी मर जाता है। ग्वाल मंडी के एक बदमाश से मेरी वाकफियत थी। आदमी इस गिरोह को जानता था। इसकी वसातत से मेरी स्मगलरों के गिरोह के लीडर से मुलाकात हो गई। मैंने इसे यही बताया कि मेरे अखराजात पूरे नहीं होते और मैं स्मगलिंग के ज़रिए दौलत कमाना चाहता हूँ। इन लोगों ने खुफिया तौर पर मेरी खूब छान पटक की और आखिर मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लिया, लेकिन साथ ही धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मुझे दुनिया के आखिरी हिस्से तक ढूंढ कर भी हलाक कर दिया जाएगा। मेरा मकसद तो सिर्फ सरहद पार करना था। स्मगलिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं था। फिर भी मुझे अपने मिशन के लिए भारतीय करेंसी की ज़रूरत थी। लीडर ने पहले फेरे के लिए हीरोइन का एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ लिफाफा मेरी कमर के गिर्द बांध दिया और कहा, यह लिफाफा तुम्हें अमृतसर में करुंडिया को पहुंचाना होगा। इसके बाद तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। वापसी पर इसके आदमी तुम्हें पाकिस्तान की सरहद पार करा देंगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें इस फेरे की उजरत 10,000 रुपये अदा कर दी जाएगी। मैंने लीडर से पूछा कि क्या मुझे हिंदुस्तान में कुछ रुपए अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि मैं वहाँ से अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुम हमारा फेरा लगाने जाओगे, मेला देखने नहीं, अमृतसर के बाज़ारों में घूमने फिरने की भी कोशिश न करना, लीडर ने कहा। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक मंसूबा मैंने उसी वक्त तैयार कर लिया था। मुझे आधी रात को एक ख़ास मुकाम पर पहुँचने की हिदायत की गई थी। हीरोइन की थैली मेरी कब्र से बंधी हुई थी। मैं रिक्शे में अपने घर से वागा की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। आसमान सुबह ही से बादलों में घिरा हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोपहर की हल्की हल्की बूंदाबांदी रात तक जारी रही, जिसकी वजह से सर्दी में खासा इजाफा हो गया था। शालामार टाउन से 2 फरलांग दूर बाएं जानिब में रिक्शे से उतर गया और अंधेरे खेतों में से गुजरता हुआ एक वीरान से क्वार्टर में आ गया। यहाँ 2 आदमी अंगीठी जलाए आग ताप रहे थे। चारपाई पर लिहाफ पड़ा था। मेरा इन दोनों से तारुफ हो चुका था। उन्होंने केतली से चाय प्याली में डालकर मुझे दे दी। ये बड़े खरांड किस्म के स्मगलर थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाऊ, ये कोट पतलून तब्दील कर लो। मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक स्मगलर हंसकर बोला, नए नए भर्ती हुए हो, 2-4 फेरे लगाओगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। पिछली कोठरी में जाओ, वहाँ धोती, खद्दर के कमीज और कंबल रखा है, वो जाकर पहन लो।
मैं चुपके से उठकर पिछली कोठरी में आ गया, जहां ताक में एक मोमबत्ती रोशन थी। दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर निस्वारी रंग का एक कंबल, मिटियाले रंग के खद्दर का एक कुर्ता और खद्दर की धोती पड़ी थी। मैंने ये देहाती लिबास पहन लिया, बूट उतार कर देहाती वज़ा की जूती पहनी और कंबल ओढ़कर स्मगलरों के पास वापस आ गए। वो मेरी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में हंसने लगे। अब आए हो तुम असली जून में, बैठो यहाँ। मैं खामोशी से अंगीठी के पास बैठ गया और चाय पीने लगा। एक स्मगलर सिगरेट लगाकर बोला, सौदा कहाँ है? मेरी कमर के गिर्द लिपटा हुआ है, मैंने कहा। स्मगलर खामोशी से सिगरेट पीता रहा। क्वार्टर के छोटे कमरे की फिजा बड़ी बोझल थी। एक स्मगलर ने दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। वो उठकर कोठरी में चला गया। वापिस आया तो इसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। मैं कांप गया। इसने अंगीठी के पास बैठते हुए रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे अपने पास छुपा कर रखना, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसमें 7 गोलियां भरी हुई हैं। मैंने पिस्तौल लेकर तहमद की डब में लपेट कर रख लिया। उन्होंने मुझे सिगरेट पीने को दिया। मैंने सिगरेट अंगीठी में दहकते हुए कोयले से सिलगाया और खामोशी से कश लगाने लगा। दूसरा स्मगलर मेरी तरफ देखे बगैर बोला, तुम्हारी पतलून में अगर नकदी है तो वो यहीं पड़ी रहेगी। वापसी पर तुम इसी जगह पर कपड़े बदलोगे। कुरुंडिया को तुम्हारी इतला कर दी गई है। वो गोरोसर सतलानी के गांव के बाहर तुम्हें मिल जाएगा। वो तुमसे पूछेगा, लाला जी नंदीपुर को यही रास्ता जाता है? तुम जवाब में कहोगे, राज करेगा खालसा। ये तुम्हारी पहचान होगी, इसे अच्छी तरह से याद कर लो। तुमने गड़बड़ कर दी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। कुरुंडिया पहले ही 4 खून कर चुका है। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। अजीब जराइम पेशा लोगों से वास्ता पड़ गया है, मगर मेरा मकसद अजीम और कौमी नौइयत का था और मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने का अज़म लेकर घर से निकला था। फिर भी मैं तजर्बाकार नहीं था। तकाज़ाए बशीरत के तहत कुछ कुछ दिल में खौफज़दा भी था। मैंने कोड वर्ड्स को अच्छी तरह से ज़हन में याद कर लिया। भूख तो नहीं लगी? एक स्मगलर ने पूछा। जी नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, इसने हंसते हुए कहा। ओए, ये जी नहीं क्या होता है? आइंदा हमेशा मेरे साथ तू तड़ाक से बात करना। दूसरा स्मगलर सिगरेट को अपनी जूती के नीचे दबाते हुए बोला, बाऊ है, अभी नया है, सब कुछ सीख जाएगा। बंद कमरे में धीमा सा बल्ब रोशन था, जिसमें एक स्मगलरों की आंखें चमक रही थी। एक स्मगलर ने अपनी गर्म कमीज का कफ पीछे हटाकर वक़्त देखा, फिर आंखों ही आंखों में अपने साथी को इशारा किया, जिसने मुझे कोहनी से टहोका मार कर कहा, खड़े हो जाओ बाऊ। मैं उठ खड़ा हुआ। इसने मेरा कंबल और कमीज ऊपर उठाकर मेरी कमर के गिर्द बंधी हुई हीरोइन का लिफाफा चेक किया। माल मौजूद है उस्ताद, तो फिर स्टार्ट करो गाड़ी। बाहर बर्फीली रात खामोश थी। दूर सड़क पर खंभों के बल्ब सर्द कहर में धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। मेरा साथी मुझे लेकर खेतों में से गुजरता हुआ एक कच्चे कोठे के बाहर जाकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से सीटी बजाई। अंदर से एक कंबल में मुंह सर लपेटे एक आदमी निकला। मेरा साथी आहिस्ता से बोला, ताज़ा अखबार आ गया है आज का, हमारी खबर छपी है उस्ताद। वो आदमी बोला, खबर साथ लाया हूँ, मेरे साथी ने जवाब दिया और फिर जिधर से आया था खामोशी से इसी तरफ वापस चल दिया। नए स्मगलर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ खामोशी से। वो रात के अंधेरे में मुझे कोठे के पीछे ले गया, जहाँ दरख्तों के नीचे एक बंद जीप खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो मैं इसके साथ बैठ गया। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरे में हेडलैम्प्स रोशन किए बगैर कच्चे रास्ते पर एक तरफ दौड़ने लगी। मेरा साथी खामोश था। एक जगह से मोड़ काट कर जीप तंग रास्ते पर मुड़ गई, जिसके दोनों जानिब कद आदम झाड़ियां अंधेरे में खामोश खड़ी थी। कई चक्कर काटती हुई जीप इस तंग रास्ते पर देर तक चलती रही, फिर एक जगह टीले की ओट में रुक गई। मेरे साथ आओ, मेरे साथी ने कहा और मुझसे 2 कदम आगे आगे चलने लगा। यहाँ खेत खत्म हो गए थे, वीरान और बंजर जमीन थी। जगह जगह खाइयां और घाटियां थी। आसमान पर बादल झुका हुआ था। बारिश की वजह से जमीन गीली थी। तहमत की वजह से मेरी टांगें ठठर रही थी। एक जगह एक नाला आ गया, जिसके किनारों पर नजर लहरा रहा था। नाले में उतरने के बाद मेरे साथी ने कहा, खांसी छींक बंद, बेड़ी सिगरेट बंद, बोलचाल बंद, आगे इंडिया का बॉर्डर है। हम नाले से गुजर गए। आगे ढलान थी। एक गहरा मौत ऐसा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अचानक एक तरफ रोशनी हुई। मेरे साथी ने मुझे पीछे नाले की तरफ खींच लिया। हम झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी बाएं जानिब से आ रही थी। करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक जीप है। जीप तेजी से गुजर गई। हमारी बॉर्डर पुलिस। बोलना नहीं, आओ, मेरा साथी बड़बड़ाया। जीप की अकबी सुर्ख बत्ती अब अंधेरे में बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। इसने मेरा हाथ थाम लिया। वो झुक गया, मैं भी झुक गया। भागो।
हम दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे झुके झुके दौड़ते चले गए। दूर से राइफल का फायर सुनाई दिया। हमने खाली मैदान अबूर किया तो मेरा साथी मुझे खींचता हुआ एक दरख्त के नीचे ले गया और हम वहां जमीन पर बैठ गए। इसने सरगोशी में कहा, हम इस वक्त इंडिया की जमीन पर हैं। वो अंधेरे में चारों तरफ देखता रहा, फिर मेरी कलाई पकड़कर उठा और तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगा। हम एक नहर के किनारे पहुंच गए। नहर पार करके मुझे पहली बार दूर अंधेरे में 2-4 बत्तियां झिलमिलाती नजर आईं। मेरा साथी रुक गया था। वो सामने गोरोसर सतलानी गांव की रोशनियां हैं। इसी गांव के बाहर तुम्हें तुम्हारा साथी मिलेगा और अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। ये कहकर वो इतनी तेजी से अंधेरे में गायब हो गया कि मैं देखता ही रह गया। मुझे पहली बार खतरनाक तन्हाई और शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और खुदा का नाम लेकर गांव की तरफ चलने लगा। भरा हुआ पिस्तौल मेरी डब में था। हिरवन की थैली मेरे कमर के गिर्द बंधी हुई थी। यकायक मुझे बातों की आवाज़ सुनाई दी। 2 आदमी पंजाबी में बात कर रहे थे। मैं खेत के दूसरी तरफ होकर आगे बढ़ा तो बाएं जानिब 2 साए नजर आए। वो आपस में खेतों में पानी लगाने के बारे में बातें कर रहे थे। जुबान से अंदाजा हो रहा था कि वो सिख हैं। मैं दरख्तों के पीछे से होकर रात के अंधेरे में आगे निकल गया। अगर आप लाहौर से बजरिया ट्रेन इंडिया गए हैं तो आपको याद होगा कि वाघा से आगे भारत का इलाका शुरू हो जाता है। फिर अटारी का रेलवे स्टेशन आता है जो किसी ज़माने में बड़े बड़े सिख जागीरदारों का गढ़ था और इसी बस्ती को महाराजा सरजीत सिंह के एक सिख जर्नैल श्याम सिंह अटारी ने आबाद किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद बॉर्डर पर वाक़या होने की वजह से अटारी की हवेलियां वीरान हो गई। सिख अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करके बड़े शहरों की तरफ चले गए। अटारी से आगे गुरोसर सतलानी का छोटा सा गाँव आता है। क़याम पाकिस्तान से पहले भी यहाँ रेल बहुत कम खड़ी होती थी। इस गांव के आगे रेलवे स्टेशन आता है, फिर 6 हटता और इसके बाद अमृतसर का शहर आ जाता है। गुरोसर सतलानी एक छोटा सा सिखों का गांव है जहां काश्तकार ही रहते हैं। गांव के बाहर बिजली के खंबे पर एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी सर्द रात के कहर में कपकपाती महसूस हो रही थी। मैं तरकारियों के खेत में से गुजर रहा था। अब मैं यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैं भी किसान हूँ और रात को अपने खेतों में पानी लगाने आया हूँ। गाँव के कच्चे मकान अंधेरे और सर्दी में डूबे हुए थे। गांव के कोने के करीब ईंटों का एक वीरान भट्टा था। मैं वहां पहुंचा तो अचानक एक कंबल पोश साया निकलकर मेरे सामने आ गया। लाला जी, नंदीपुर को यही रास्ता जाता है। मैं समझ गया कि यही कुरिंडिया नाम का स्मगलर है जो मेरी पेशवाई के लिए आया है। मैंने जवाब में कहा, राज करे खालसा। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ गया। चेहरा कराओ। मैंने कंबल मुंह से खिसका दिया। मेरे साथ आ जाओ, इसने कहा। गांव के मकान नींद में डूबे हुए लगते थे। कच्चे रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गई थी। हम गांव से निकलकर एक सड़क पर दरख्त के नीचे खड़े हो गए। मेरे नए साथी स्मगलर कुरुंडिया ने कहा, मेरा यहाँ पर नाम परशोत्तम दास है। मुझे सब परशोत्तो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आमिर, मैंने जवाब दिया। रात के 2:45 बज रहे थे। अटारी से एक बस चेहटा के कारखानों के लिए मजदूरों को लेकर आने वाली है। हम इसमें बैठकर चेहटा जाएंगे। तुम कोई बात न करना। इसकी पंजाबी लाहौर वाली पंजाबी से बहुत मुख्तलिफ थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।